इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो 2 महासागरों के साथ सीमा बनाता है? भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? हैं? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? हैं? भारत का एंजल है, कुंचिकल कि जोग जलप्रपात? सबसे ऊंचा पूछा गया है, तो ऊंचाई लंबाई के चक्कर में न पड़ना, पेपर वालों को इतना नहीं मालूम है, जो मिल जाए वो मार देना और 99% आपको गौर सप्पा ही मिलेगा। कौन सा मिलेगा? चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ। हाँ, जो पूछा वो तो बताया ही नहीं आप लोगों ने कि वो कौन सा देश है इस पूरे महाद्वीप में। सबसे प्यारा महाद्वीप यही है, दक्षिणी अमेरिका। 21% ऑक्सीजन यही देता है, समझ गए? क्योंकि यहाँ कौन सा जंगल है? कौन सा जंगल? अमेजन जंगल। किसके बगल में है ये जंगल? किस नदी के बगल में? विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट नदी कौन सी है? हैं? ठीक। सबसे सुंदर लोग किस देश में पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका के? और रिकॉर्ड रहा है वहां की सुंदरियां तो नॉन स्टॉप हैं, जैसे वेनेजुएला। ठीक। संसार का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? कहाँ है? यही तो पूछेगा, एंजल तो रिक्शा वाला भी जानता है। भूगोल इसीलिए और ये जीएस इसीलिए खतरनाक होता है, एक से 10 क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन चाहे जितना महत्वपूर्ण, विकल्प चेंज कर देगा। रटना नहीं, समझना। यही वेनेजुएला, यही है वो वेनेजुएला, ठीक है। और लानोस घास के मैदान भी आपके यहीं पाए जाते हैं, ठीक है। प्रेरी सब जानते हैं, स्टेपीज सब जानते हैं, डाउन सब जानते हैं। सवाना घास का मैदान कहाँ है? श्रीलंका में। अब ये नहीं पूछता कहाँ है, अब पूछता है ये उष्ण है कि शीत है। सवाना घास का मैदान उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, शीत? अच्छा, तो कितने लोग कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा पहचानते हैं? पहले ये बताओ। नहीं पहचानते होगे तो कैसे जान पाओगे? चलो अच्छा छोड़ो, अपना समय बर्बाद हो रहा है। पढ़ते रहिएगा, सारे चीज़ें याद करते रहिए, याद करना बहुत ज़रूरी है। हमारी शक्ल पे यही लिखा रहता है ना। आप लोग ये देखते हो तो ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हो, कुछ और बोल देते हैं तो सुन्न हो जाते हो सबके सब। ठीक। अच्छा, ये नहीं चल रहा, ये अब ठीक है? अब आ रही है आवाज़? अच्छा, आवाज़ तेज रहती है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना रहता है, बाहर आवाज़ बहुत आता है गाड़ी घोड़ा पर। चलो, शिक्षण कौशल और अंत में है लाइफ स्किल, जीवन। तीनों का नाम लिखना पड़ेगा और जो जो पढ़ाते जाएं, नोट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन मिल जाएगा तुमको, ठीक। चलिए शुभारंभ करते हैं। मनोविज्ञान की किताबें लिखवाई थी और हमने अभी कुछ नहीं पढ़ाया है, ठीक। अब शुरू करने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, सबके लिए नया है और सब उत्साह भी सबके अंदर लग रहा है इस समय। बैटरी चार्ज है सबकी? चलो हेडिंग डालो, वैदिक कालीन शिक्षा। यहीं से शुभारंभ होता है शिक्षा का, ठीक है। वैदिक कालीन शिक्षा, एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। हेडिंग है वैदिक कालीन शिक्षा। कोई जानता है वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में? क्या है वैदिक कालीन शिक्षा? 2-4 विचार हो, व्यक्त कर लो। हो सकता है तुम्हारे विचारे पेपर में आ जाएं। बताओ।
गर्मी तो नहीं लग रही है आप लोगों को? हैं? इधर बैठ जाए अगर इधर लग रहा हो बीच, कंफर्टेबल है उधर? ऐसा लगता है जैसे इधर पढ़ा रहे हैं तो इधर देखो तो दो लोग, तो बड़ा अजीब लगता है। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस अपना आसन ग्रहण करें, जहाँ से समझ में आए वहीं से शिक्षा ग्रहण करें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो बताओ भाई, वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में कोई दो शब्द हो, विचार किसी के मन में आ रहा हो सकता है वही पेपर में आ जाए, हो सकता है आप जब उत्तर देते हो ना तो वो बगल वाले के दिमाग में बैठ जाता है, हम बताते हैं तो फिर वो आप नोट्स बनाते हो। बोलो। हाँ, वेदों का अध्ययन। वेद क्या है? वेद पुराण है, तो फिर उपनिषद क्या है? अगर वेद पुराण है तो फिर उपनिषद क्या है? बताओ भाई, उपनिषद क्या है? हैं? उपनिषद 108 है, तो फिर 13 क्या है? 13 महत्वपूर्ण उपनिषद होते हैं, ठीक है। अच्छा वो तो मुंडको उपनिषद क्या है? अरे मुंड लिखा है उपनिषद, तो मैं क्या पूछ रहे हैं। अच्छा बताओ, सविद्या या विमुक्ताए किस उपनिषद से लिया गया है? ये हिंदी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, सड़े गले क्वेश्चन है और लोग बता नहीं पाते। भाई देखो, वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा हिंदी की तो बात होगी ही होगी, बिना हिंदी के तो बात हो ही नहीं सकती ना, समझ रहे हो ना बात को, मजबूरी है हमारी। बताओ भाई, देखो हाँ क्या बोला? हाँ, सविद्या या विमुक्ताए कहाँ से लिया गया? वेदों से लिया गया, कंफर्म। चलो हम ऑप्शन देते हैं, वेद से लिया गया है, पुराण से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। अब उपनिषद का है आ गया, तड़े रहते हो तुम लोग कि कोनो डिफरेंट मारे हैं, बस तुरंत मार दिया जाए, क्या दिक्कत है? एकदम सही कह रही हैं वो, वेदों से लिया गया है। देख लो, अपनी पार्टी बदल दी है। अरे उपनिषद से लिया गया, सविद्या या विमुक्ताए, आदि गुरु शंकराचार्य है। क्या यार तुम लोग सब दल बदलू हो, ठीक है। मतलब हम, ये है आप लोगों का तरीका, देख रहे हैं कितनी जल्दी अपनी पलटी मार देते हैं सब लोग, हद है। अच्छा चलो बताओ, ये क्या लिखा है? जो पुराने हैं वो नहीं बोलेंगे, जो नए हैं वो बताएंगे, ठीक है। ये बताओ क्या, ये कौन सी भाषा है? अंग्रेजी, उर्दू, इटालियन, हिंदी? क्या लगता है? जो भी लगता हो उत्तर बताइए, कौन सी भाषा है? नए लोग बताओ, कुछ लोग वीडियो देख लिए हैं ना। और बताओ, और कोई है नया? आप बताइए मैम, कौन सा लग रहा है आपको, कौन सी भाषा लग रही है? हैं? उर्दू लग रही है, ठीक। और आप लोगों को? ये कोई भाषा नहीं है, उर्दू ऐसे लिखी नहीं जाती, उर्दू उल्टा लिखी जाती है, और उर्दू मुझे आती नहीं है, तो हम लिख कैसे सकते हैं? ये भी समझने वाली बात है ना। कहने का मतलब मेरा ये है, जहाँ ज्ञान होगा वहीं तर्क होगा। मॉरल ऑफ स्टोरी समझाने के लिए क्या था, किसी का बेइज्जती करने के लिए क्वेश्चन नहीं किया था मैंने, ये किया था कि आप ज्ञान जब बढ़ाओगे तभी आप तर्क कर पाओगे, नहीं ऐसे ही पलटी मारते रहोगे। पेपर में भी यही करते हो। एक जने पूछे थॉर्नडाइक से किसने प्रयोग किया था? पहले पेपर देने गए थे हम, सन 2016 की बात बता रहे हैं, पेपर हम खुद टीटिक देने गए थे, तो वहाँ प्रश्न आया था, तब यही बच्चों वाले क्वेश्चन आते थे। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? तो वहाँ बिल्ली था, चूहा था, कुत्ता था, और आपका वो था, नहीं चूहा नहीं दिया, और कोई दिया था, हाँ कोई और था, वनमानुष भी नहीं था, एक और कोई जानवर का नाम दिया था। तो कोई कहे कुत्ता, कोई कहे बिल्ली, कोई कहे चूहा, और एक सबसे भयानक नाम ले लो, क्या यही वाला था, मार दो इसको। ये 10 आती है उसमें, और हम भी यही करते थे, जो सबसे भयानक होता था वही मार दो। भाई मेरा कोई विषय थोड़ी ना था ये, ठीक। लेकिन क्या हुआ कि अब जब करो या मरो की स्थिति आई, तो फिर हमने कहा चलो शुरू किया जाए। शुरू करें? देखो, खुशी से पढ़ना, मन से पढ़ना, ठीक है। जितना खुशी से पढ़ोगे उतना लंबे समय, और है कुछ नहीं, बिल्कुल ये 30 नंबर बिल्कुल सबसे आसान तरीके से मैं सुपर डेट में आपको करा दूंगा, ये 80-80 में। बस खाली क्या है, टेंशन न लेना, जो पढ़ाएं प्रेम से समझने की कोशिश करना, और सब आपके दैनिक जीवन, वास्तविक जीवन से संबंधित है, ठीक। चलो अच्छा, बल्टी मारने वाली फितरत बदल दीजिए सब लोग, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो हम बोलते हैं सही है। देखो बोले कितने प्रेम से बोल रहे हैं, हाँ उपनिषद, फिर हमने कहा नहीं उपनिषद नहीं, वही सही कह रहे हैं, देखो कैसे पलटी मार रहे हैं। इस तरह करोगे पेपर में। चलो अच्छा, वैदिक कालीन शिक्षा की बात करें तो वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं सबसे प्राचीनतम शिक्षा है, यहीं से शिक्षा का उदय माना जाता है, ठीक। और अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो वैदिक सभ्यता पढ़ी होगी, पढ़े हो हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है? नियमत कहना महापुराण है, बताओ। ये फर्स्ट क्लास है, बेस जानना जरूरी है और बेस बताना जरूरी। देखिए हिस्ट्री हमारा शुरू होता है 3 कालखंड से। कौन से कालखंड?
3 कालखंड। कौन कौन से कालखंड हैं? 3 याद रखो, आज के बाद यही 3 याद रखना जीवन, कोई भी हिस्ट्री पढ़ाने आए इन्हीं 3 पर पहले बात करना। सबसे पहले प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक, प्राक ऐतिहासिक काल में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। समझ गए? ये विभाजन है सबके, और इन्हीं के अंतर्गत हम पूरा विभाजन पढ़ते हैं, जिसमें पूछा जाता है वैदिक सभ्यता के अंतर्गत तो वैदिक कालीन शिक्षा आएगी, तो वैदिक सभ्यता को किस इतिहास के कालखंड में पढ़ा जाता है? तो विकल्प होता है प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। हजारों बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा शास्त्र में, इतिहास में, शिक्षण कौशल में, सब जगह पूछा जाता है। तो एक सिंपल सा प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रारंभ जो है किस कालखंड से माना जाता है? अच्छा, इसका समय पहले लिख लो तुम, इसका समय लिख लो 2500 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक। 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, सॉरी 5000 पहुंच गए, उल्टा कर दिया। 2500 से उल्टा आता है ना, ईसा पूर्व वापस आ रहा है ना, नहीं समझे? समझ रहे हो? 500 ईसा पूर्व यानी 1 तारीख को जिस दिन ईसा मसीह जन्म हुआ है उससे पहले जो भी डेट है वो किस में लिखी जाती है? ईसा पूर्व में। समझ गए? चलिए, 2500 से 500 ईसा पूर्व वैदिक कालीन शिक्षा का कालखंड माना जाता है। ठीक, और अगर आप देखोगे तो वैदिक सभ्यता का समय काल भी यही है, लगभग है कि नहीं? और वैदिक कालीन सभ्यता किसके अंतर्गत पढ़ी जाती है? आद्य ऐतिहासिक काल। अरे भैया ना पता हो लिख लो, शर्माओ नहीं, कहीं नोट डाल के बगल में लिखो। हमेशा लर्निंग ऐसी करो जिसका कहीं से कोई संबंध ना हो लेकिन हमें कहीं ना कहीं से मदद कर रही हो। ठीक है, सीधा प्रश्न वैदिक कालीन शिक्षा से ही पूछा जाएगा, भैया बता दो किस समय से किस समय तक थी, पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा पूछेगा भैया बता दो किस कालखंड से संबंधित थी। तो सुनो, हिस्ट्री इतिहास जब भी पढ़ना तो ये इतिहास का शुरुआत है 1 2 3। सबसे पहले प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, समझ गए बात को? और इसी में आद्य ऐतिहासिक काल ही जो है यही है हमारा क्या? वैदिक सभ्यता। इसी में पढ़ते हैं हम लोग, वैदिक सभ्यता। प्रश्न आ जाएगा वैदिक सभ्यता, इतिहास में पूछेगा तो वैदिक सभ्यता किस कालखंड से संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक काल। ध्यान से सुनना, इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले, न लिखने को मिला, न पढ़ने को मिला, न वस्तुएं प्राप्त हुई खुदाई में। तो इसमें जो भी इतिहास पढ़ोगे वो कैसा होगा? अलिखित, अपठित, अजीबोगरीब टाइप का, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ एक विद्वानों के द्वारा कहे गए कथन है। समझ गए बात को? और आद्य ऐतिहासिक काल में साक्ष्य तो मिले लेकिन पढ़ नहीं सके, लिख नहीं सके, उनकी लिपियां नहीं समझ में आई। समझ में आया? हमारा बोर्ड कभी कभी आद्य ऐतिहासिक वर्ल्ड में चला जाता है, साक्ष्य है लेकिन लिपि समझ में नहीं आती। ठीक है, और तीसरा जो होता है इसके साक्ष्य भी हैं और ये लिखित भी है। इसी में हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, है ना, मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, सब इसी में पढ़ते हैं। समझ गए? कभी हिस्ट्री पढ़ना तो ऐसे ही शुरुआत करना तो समझ में आएगी। ठीक है, सीधे वहाँ से मत पढ़ने लगना सिंधु सभ्यता से, कुछ जने सीधे, इसीलिए कहते हैं गैस्टार्टवादी विचारधारा पढ़ोगे तो सब चीज़ समझ में आएगी, और अगर रटने वाला पढ़ोगे तो फिर जल्दी जल्दी पढ़ डालोगे, समझ में भी नहीं आएगा। और याद करना है लंबे समय तक तो समझ के पढ़ो। ठीक है, चलिए, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रारंभ ये है। अब सुनो, वैदिक कालीन शिक्षा को आधुनिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, प्रश्न आ जाए आधुनिक शिक्षा से संबंधित है तो वहाँ लिखा रहेगा वैदिक कालीन शिक्षा। ठीक है, लिख ले आधुनिक शिक्षा। ठीक, प्रश्न पूछता है कहाँ दी जाती है? गुरुकुल में, मठ में तो उनको दी जाती है बौद्धकालीन शिक्षा। ठीक है, गुरुकुल में दी जाती है आपकी बौद्धकालीन शिक्षा। ठीक है, याद रखिएगा, इसको महत्वपूर्ण है। अब सुनो, गुरुकुल भी जाना कोई आसान बात नहीं थी। तक्षशिला क्या है? गुरुकुल। समझ गए? प्रयाग में क्या था? गुरुकुल था। वाराणसी में क्या था? गुरुकुल था। मैथिली क्या था? गुरुकुल था, गुरुकुल, सॉरी। ठीक है, ये गुरुकुल एक स्कूल होते थे, विश्वविद्यालय होते थे जो उस जमाने में चलते थे, और इनकी एक विशेष प्रथा
प्रथा होती थी और उसी के अंतर्गत इसमें जो जो होता था वही हमारे प्रश्न पत्र में पूछा था। है तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ। जिन महानुभावों ने यहाँ पर बीएड किया होगा वो हमारी बात को अच्छे समझ रहे होंगे। कितना महत्वपूर्ण था बीएड में, याद आ रहा है? कोई है बीएड वाला इसमें? याद आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट था? वैदिक काल, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी सब मार कचर के आता था। लेकिन हमारी परीक्षा मात्र 10 प्रश्न आना है, बच के निकलना है, जो आने वाला वही पढ़ना है जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए गुरुकुल की बात करें तो गुरुकुल में प्रवेश की कोई वैधता भी तो होगी। तो बताओ गुरुकुल में कौन जा सकता था? जिसने एक संस्कार प्राप्त किया हो। उपनयन से भी पहले। बताओ भाई बीएड वाले, बीएड की इज्जत रखो। ये तो रिक्शा वाला जानता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार को द्विज कह देते हैं। ये तो बाहर जो गन्नक जूस पिला रहा है वो भी जानता है। देखो वैदिक कालीन शिक्षा है ये, ठीक है, और पुराने धर्म ग्रंथ न सर्वोपरि होंगे। तो याद करो हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं, याद है? तो उन 16 संस्कार में पिछले 69,000 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसी शिक्षा से क्वेश्चन आया था। क्या आया था? चूड़ामणि संस्कार कहाँ होता है? क्वेश्चन में विकल्प था विद्यालय में, घर में, गुरु के यहाँ या गुरुकुल में। तो विकल्प क्या लगाओगे? गुरुकुल लगाओ। मालूम नहीं फिर भी गुरुकुल लगाओगे। घर पर होता है भैया, ये आया था क्वेश्चन, ठीक है, यही क्वेश्चन हम वही बताएंगे जो पेपर में आएगा, टेंशन ना लो। बहुत बड़ा नहीं है वैदिक शिक्षा, खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन आपको हम थोड़ा कविता कहानी विधि से इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि आपको याद हो जाए हमेशा के लिए। मनोविज्ञान पूरी याद हो गई कि नहीं याद हो गई? बताओ भाई। पूरा क्वेश्चन, कोई भी पेपर का क्वेश्चन होता लग जाता है कि उस स्थिति में हो कि नहीं हो? बताओ। अब आप खुद उस स्थिति में पहुंच गए हो कि नहीं? बस हमारा मकसद सिर्फ इतना था, आपको उस स्थिति में पहुंचाना, पहुंचा दिए बस। अब आप खुद टीचर बन सकते हो, अच्छे टीचर्स। बताइए गुरुकुल की शिक्षा के लिए घर में एक संस्कार कराया जाता था, उस संस्कार का नाम था चूड़ा कर्म संस्कार। लिख लो, चूड़ा कर्म संस्कार, ठीक है। अब प्रश्न कभी कभी ये आता है कि इस चूड़ा कर्म संस्कार को, बीएड वाले बताएंगे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, चूड़ा कर्म संस्कार को कौन कराता था? ये पूछा जाता था। तो इसको कराते थे पुरोहित। पुरोहित कौन होते थे? सवाल इस बात का है। ऐसे ही नोट्स बनाना तो पढ़ने में मजा आएगी। हाँ, बगल में हिंदी में लिख लेना एरो मार के कुछ भी अपना, जो तुम्हें अच्छा लगे, सरल भाषा में, ठीक है। नॉर्मन क्राउडर, ये जो पद्धति पढ़ा रहा हूँ एरो मार मार के, ये नॉर्मन क्राउडर की है, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। स्किनर का पढ़ा होगा आपने, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, जिसमें डायरेक्ट एक लाइन बनती चली जाए, लेकिन वो लाइन उसी सब्जेक्ट की हो, दैट इज रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। समझने का प्रयास करना। जैसे कल हम आपको सूर्य की संरचना पढ़ा रहे थे, तो हम सबसे पहले एक लेयर बताए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, जैसे संताप मंडल, क्षोभ मंडल, ऐसे लाइन से पढ़ते हो, वो है अभिक्रमित अनुदेशन अकॉर्डिंग टू। अभिक्रमित अनुदेशन किसके अकॉर्डिंग टू? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसके अकॉर्डिंग टू? स्किनर। पूछा जाता है पेपर में, और हो सकता है 69,000 में आपकी आ भी जाए, सॉरी आपकी अगली आने वाली भर्ती में ये वाला प्रश्न आ सकता है। अभिक्रमित अनुदेशन के संस्थापक कौन थे? स्किनर महोदय, ठीक है। चलिए, तो उसी तरीके से ये हो गई आपकी अभिक्रमित अनुदेशन। लेकिन जो होता है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, उसमें उसी सब्जेक्ट से संबंधित नहीं होता है, वो कहीं भी घुस सकता है, दाएं बाएं होता उसी तरह है, लेकिन दाएं बाएं कहीं भी जा सकता है, ठीक है। चलिए, पुरोहित कौन होते थे? वैदिक काल में पुरोहितों को बहुत उच्च माना जाता था। इनको समझ लीजिए ज्ञान, मतलब जैसे आज के समय में हम लोग कोई भी पूजा पाठ कराते हैं तो हम लोग किसी विशेष ज्ञानी व्यक्ति का लेते हैं। जैसे घर में कथा कराते हैं आप लोग, तो पंडित जी को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? शादी ब्याह होता है तो पंडित जी को बुलाया जाता है। जैसे इसी तरह मुस्लिम धर्म में मौलवी साहब को, जिनको ज्ञान रहता है धर्म का, ग्रंथ का, उन्हीं को बुला के हम लोग कुछ संस्कार अपने यहाँ, जैसे मुंडन हमारे यहाँ भी होता है और मुस्लिम वर्ग में भी होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? मुस्लिमों में क्या बोलते हैं इसको? अकाकी, ऐसे कुछ बोलते हैं। मुंडन संस्कार वहाँ भी होता है, वहाँ भी यही उद्देश्य होता है, अभी बताते हैं आपको। चलिए, चूड़ा कर्म संस्कार पुरोहित कराते हैं, और पुरोहितों को उस समय उच्च दर्जा दिया जाता था, ठीक है, विशेष होते थे उस समय। पूछ ले, मान लो किसके द्वारा चूड़ा कर्म संस्कार होता था? पुरोहित के द्वारा। अब सुनो, इसकी उम्र क्या होती थी, ये भी पूछा गया है पेपर में, तो 5 वर्ष लिख लेना, ठीक है। 5 वर्ष कितनी होती थी? 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष का ही बच्चा जो होता था उसका चूड़ा कर्म संस्कार होता था।
या इसी को हम लोग जब 16 संस्कार, इतिहास कभी पढ़ोगे आप तो इतिहास में पढ़ाया जाता है। हमारा धर्म ग्रंथ वैदिक सभ्यता उसी में है, वैदिक सभ्यता में जिसमें हम लोग ये सब पढ़ते नहीं हैं। कितने प्रकार के संस्कार होते हैं, कितने प्रकार के संस्कार होते हैं, किसी को मालूम है? ना पता हो तो लिख लो, कहो लिखवा दे बगल में। और जीवन पर्यंत याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास का पेपर दोगे हो सकता है पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार किससे संबंधित है याद? नहीं पता, नोट डाल के लिख लो बगल में, नोट डालो बगल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट डालो, लाइन से संस्कार लिखो। लिखने का मतलब है याद कर लो, यहीं पर याद भी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम याद करा देंगे आपको। ठीक, चलिए संस्कार लिखा दें, वेरी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। चलो पहला संस्कार लिखो। पहला संस्कार, ये संस्कार है। अच्छा सुनो, ये संस्कार आए कहाँ से? तो एक किताब याद करो, हमने बचपन में आपको बताई थी, मनुस्मृति। मनुस्मृति बताई थी, किसकी रचना है? बहुत पूछी जाती है, 1 नंबर में आ सकती है। स्वयंभू मनु की रचना है, लिखो स्वयंभू मनु की रचना है मनुस्मृति। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हिंदी के लिए सर्वोपरि क्वेश्चन है, इस बार समझ लो सुपर टेट के लिए। सीधा प्रश्न पूछेगा, मनुस्मृति किसकी रचना? और याद करो, हमने आपको बहुत पुराने, जब छोटे छोटे थे आप लोग पहली बार आए थे, तो हमने आपको बताया था यही वो पुस्तक है जिसको अंग्रेज उठा ले गए थे हमारे देश से। ठीक, और सुनो, आज भी नीति शास्त्र का सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है मनुस्मृति। नीति शास्त्र एक सब्जेक्ट है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट बुक है ये सिलेबस में, मनुस्मृति। इसके अंदर नीतियाँ बताई गई, हमारे समाज को कैसे चलना है, समाज को कैसे रुकना है। और अंग्रेज अच्छे से जानते थे इसके अंदर कुछ ना कुछ तो कुरीति मिलेगी, और कुरीतियाँ मिली इसके अंदर, बहुत कुरीतियाँ मिली। देखो इसी में वो कुरीति थी, कुरीति नंबर 1। कुरीति बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है। मैंने कहा ना, देखिए आपसे कोई, आप लाख अच्छे काम कर दो कोई मायने नहीं रखता, ठीक, लेकिन अगर आप एक गंदा काम कर दिए तो वो जीवन पर्यंत आदमी को याद रहता है। तो इसी तरीके से हर धर्म ग्रंथ में कुछ ना कुछ बुराइयां थी, उनका संशोधन किया गया समय समय पर, लेकिन अंग्रेजों ने पहले ही उसको तमाशा बना दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता था कि जो लड़कों की उम्र थी वो 25 वर्ष थी और लड़कियों की उम्र 12 वर्ष। बताओ 12 वर्ष की उम्र की बालिका की कोई उम्र है शादी करने की? इसमें था 12 वर्ष की बच्ची का विवाह कर दिया जाता था। समझ गए? और कितना अच्छा काम किया था आपके एक व्यक्ति ने, राजा राम मोहन राय ने तो किया ही किया, लेकिन राजा राम मोहन की दहशत में ही ये काम हो गया था। राजा राम मोहन ने इतना उत्पाद मचा रखा था, आत्मीय सभा का आयोजन, ब्रह्म समाज का आयोजन कराया। अच्छा बताओ, ब्रह्म समाज का संबंध किस शिक्षा से है? नोट डाल के कहीं एरो मार्क बना के लिख लो, ब्रह्म समाज, याद आ जाएगा। ब्रह्म समाज का संबंध किससे था? आधुनिक शिक्षा। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ये समझ लो सूर्यवंशम है सुपर टेट का, जैसे सेटमैक्स पे सूर्यवंशम आ जाती है हर बार, हर संडे, हर मंडे, वैसे ही सुपर टेट दुनिया में कभी भी शिक्षा शास्त्र का पेपर होगा या किसी समाज सुधारक का पेपर होगा, राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज सबसे पहले टपकेगा। और ये आया था 1800 कि 1900? 1828 में आया था ब्रह्म समाज। किसने दिया था? राजा राम मोहन राय। लिखो राजा राम मोहन राय। और सुनो, 1800 जैसे ही आया, आधुनिक शिक्षा पे बल दिया था, उसी टाइम राजा राम मोहन राय ने एक प्रथा को अंत किया जिसका नाम था सती प्रथा। सती प्रथा का अंत किया था 1829 में। और इसी सती प्रथा के टाइम राजा राम मोहन राय की दहशत में एक अंग्रेज शासक था, लॉर्ड इरविन। क्या नाम था उसका? लॉर्ड इरविन। और एक एक्ट पारित हुआ था, शारदा एक्ट। और इसमें छोटी छोटी बच्चियों के विवाह पर क्या लगाया गया था? प्रतिबंध लगाया गया था। समझ में आ गई बात? अब समझ में आया यहाँ का मसला वहाँ पे? तो शारदा एक्ट याद है, कभी कभी पेपर में सिर्फ इतना पूछता, 68-500 में पूछा गया तो शारदा एक्ट संबंधित है बच्चियों के विवाह से। प्रश्न है, जाके खोल के देख लेना। हम आपको बहुत कैलकुलेशन करके नोट्स बनवाते हैं, आप हमारे नोट्स को हल्के में मत लीजिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ। बस हमने कहा था हमारे नोट्स पे खाली सरस्वती माँ का आशीर्वाद होना चाहिए बस, बाकी हमें किसी भी पेपर बनाने वाले से डर नहीं लगता। ठीक, दूसरा हम ईमानदारी से पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा हमको सीरियस होकर पढ़ा करिए आप। ठीक, आशीर्वाद है माता का जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, किस्मत वाले हैं आप हैं जो पढ़ रहे हैं। नहीं, बहुत लोग पढ़ा भी रहे हैं, बहुत लोग पढ़ भी रहे हैं। और हम इसीलिए कभी हमको कोई किसी, हम ईमानदारी से मेहनत से पढ़ाते हैं,
हमें पता है कि ये चीज़ आ सकती हैं, तो हमें कभी कोई वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है किसी की कि आओ भैया पढ़ो, हमें ही सबसे बढ़िया है। हमारा उद्देश्य ये है किसी के साथ धोखा ना हो, बेहतरीन चीज़ें उसके दिमाग में, उसके नोट्स में होनी चाहिए, पेपर उसका अच्छा जाना चाहिए, ठीक है बस। क्योंकि आप लोग इस पायदान पर खड़े हैं, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है, यहीं से आपकी जीवन या तो बनेगा या तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अब ऐसे में अगर हम मजाक करेंगे, सोचो हमको हमारी खुद आत्मिक शांति नहीं मिलती, ठीक है। आपको लगता होगा हम रेगुलर क्लास नहीं ले पाते, लेकिन हम यकीन मानिए हमें भी आपसे ज़्यादा कष्ट होता है, समझ रहे हैं बात को। अब आप नहीं समझोगे हमारी स्थिति परिस्थिति, ठीक है, लेकिन हम आपको बताएं, खैर छोड़िए, अच्छा वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है, कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए आगे बताएंगे। शारदा एक समझ गए, कभी आएगा भूलोगे तो नहीं। चलो, अगर इनको लॉर्ड इरविन को जान गए हो तो ये भी बहुत पूछा जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लिख लो बच्चा, 1 नंबर का क्वेश्चन कहो, यही आ रहा हो सुपर टेट में तुम्हारे, पूरी इतिहास एक तरफ आधुनिक भारत की, ये क्वेश्चन एक तरफ, लिख लो, यहीं पर लिख लो, लॉर्ड विलियम बेंटिक। हमेशा अच्छे और सुंदर क्वेश्चन ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, तो भैया हो गया ब्रह्म समाज, हो गया लॉर्ड विलियम बेंटिक, हो गया शारदा एक्ट, ठीक है। ये पहली प्रथा थी मनुस्मृति की सबसे गलत बात। दूसरी चीज, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखो इसी में बताए गए थे ये 16 संस्कार, ठीक है। और सुनो, कुछ विवाह भी बताए गए थे इसी में, विवाह भी इसी में होते हैं, ठीक है। कुछ विवाह भी बताए गए, विवाह मालूम है, विवाह जानते हो, विवाह होते थे पहले। अब सुनो, इसमें कुछ विवाह इतने गलत बताए गए थे जिनका आज के समाज में कोई मतलब नहीं है, जिनका आज के समाज में कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे गंधर्व विवाह, आज धड़ल्ले से चल रहा है 2022 में, 2019 में शुरू हो गया था। अब आजकल क्या है, रिसेप्शंस होते हैं, बच्चे अपने माता पिता की अनुमति के बगैर शादी कर लेते हैं, ठीक, बाद में माता पिता को सरप्राइज मिलता है, ठीक, और उनके पास सिर्फ एक ही वैकल्पिक व्यवस्था होती है, रिसेप्शन। समाज है, समाज में भी जीना है, बच्चों को दूर तो कर नहीं सकते, तो बेचारे क्या करते हैं, समझ रहे हैं बात को। अब वो जमाने चले गए कि गोली मार दी जाती थी, है ना, अब वो पुरातन जमाना चला गया, गांव से बेदखल कर दिया जाता था, ऐसा अब नहीं होता। तो उस जमाने में सोचिए, गंधर्व, आज गंधर्व विवाह बिल्कुल आमतौर से चल रहा है, इसी को प्रेम विवाह कहते हैं, ठीक है। एक होता है आपका राक्षस विवाह, राक्षस विवाह और खतरनाक होता है, ठीक है। राक्षस विवाह में क्या होता है कि जो मतलब राक्षस विवाह में क्या होता था, मतलब खूब उच्च पैसे देके शादी कर ली जाती थी, खरीद लिया जाता था, इसको राक्षस विवाह कहते थे, ठीक है। हाँ, बहुत सारे विवाह हैं। असुर विवाह, असुर विवाह राक्षस विवाह बिल्कुल मिलते जुलते। असुर विवाह में जबरदस्ती, असुर कौन था, रावण जी ने क्या किया था, हाँ, अपहरण कर लेना, किडनैप कर लेना, ऐसे जो विवाह होते थे असुर विवाह कहलाते थे। और एक अंतिम होता था पिशाच विवाह, इसी में है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह में क्या होता था कि किसी को भी बेहोश करके विवाह कर लेना, अजीबो गरीब टाइप के विवाह थे, ठीक। और सबसे बढ़िया विवाह कौन सा था, सबसे बढ़िया विवाह कौन सा था, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, खूब पढ़ेंगे अच्छे से तो मज़ा आएगी। इंटरेस्ट एक बार जग गया ना, क्यूरियोसिटी आ गई तो फिर याद भी होने लगेगा, फिर नहीं बोर होगे, सब समझ में आएगा। सबसे अच्छा विवाह कौन सा था, गंधर्व विवाह, सबसे अच्छा था। कौन सा विवाह, ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह की खास बात क्या थी, ब्रह्म विवाह की खास बात ये थी कि एक टारगेट रखा जाता था, उस टारगेट को अचीव करना होता था और शादी हो जाती थी, ठीक है। जैसे सीता जी और रामचंद्र जी का विवाह हुआ, ठीक है, लेकिन ये 2 जगह जाता है, ये देव विवाह में भी जाएगा और आपके उसमें भी जाएगा, किसमें, ब्रह्म विवाह में भी। जैसे पार्वती जी की शादी हुई थी, है ना, जैसे अर्जुन की शादी हुई थी द्रौपदी से, मछली की आंख में तीर मारना था, है ना, ये सब किसमें जाता है, अच्छे अच्छे विवाह भी थे। खैर वो सब छोड़ो, ये विवाह और ये संस्कार ये सब किसमें है, मनुस्मृति। अब समझ रहे हो मनुस्मृति कितनी इंपॉर्टेंट थी, जो अंग्रेज उठा के ले गए थे। किसने इसका कन्वर्जन किया था, लिख लेना, विलियम जोन्स, बगल में एरो मार के लिखो, विलियम जोन्स। बहुत पूछा जाता है, भारत का पहला ऐसा ग्रंथ जिसका अंग्रेजों ने अनुवाद किया था यही था। और इसी ग्रंथ के बारे में एक कमेंट मारा था लॉर्ड मैकाले ने, कहा था जितने ग्रंथ तुम उठा के लाए हो ना,
इस ग्रंथ की कोई वैल्यू नहीं। हमारे यहाँ एक रैक में रखी हुई 4 किताबें ना, इन सब ग्रंथों के ज़्यादा ज्ञान रखती हैं। इतना बड़ा कथन मारा था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को जानते हो? लॉर्ड मैकाले कौन है? लॉर्ड मैकाले जिन्होंने भारत में शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, अंग्रेजी पर बात की थी। किसने? लॉर्ड मैकाले, याद रखना, ठीक है। चलो अच्छा बताओ, 1813 में 1 लाख रुपए देने की बात हुई थी, ठीक है। तो बताओ 1 लाख रुपए भारत में आया। अब विवाद ये हो गया, कुछ लोग कहे इसको अंग्रेजी साहित्य पे खर्चा करो, कुछ कहे इसको हिंदी साहित्य पे खर्चा करो। विवाद उठ गया। अब जो विवाद उठ गया तो इस विवाद को सुलझाने के लिए कौन आया? लॉर्ड मैकाले। और इस विवाद को किस नाम से जाना जाता है? प्राच्य पाश्चात्य विवाद। जो लोग नए हैं, ठीक है, ये वाली क्लास छूट गई है उनकी, दोबारा कभी पढ़ाएंगे तो सुन लीजिएगा। प्राच्य पाश्चात्य विवाद एक हुआ था, और ये कब हुआ था? 1813। बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, ये क्वेश्चन सुपर टेट में आएगा, ठीक है। हम आपको बता दें सुपर टेट के हम आपको 60 बिंदु केवल पढ़ाएंगे और 30 क्वेश्चन उसमें मिलेंगे आपको। वो 60 क्वेश्चन मुझे मालूम है कौन से हैं 60। बहुत ज़्यादा गिरेंगे तो 25 तो आने ही आने। अगर बिल्कुल दुश्मनी करके भी आएगा तो भी गिरी हालत में 22 आ जाएंगे 60 में से। अगर आपकी कॉलर पकड़म पकड़ाई हो गई तब भी वो 20 देगा, जा ही नहीं सकता 20 के बाहर, उसके ऊपर उंगली उठ जाएगी। कहाँ से पेपर बना के लाए हो? सोचो 30 में 20, आप उसको जूता भी दिखा दोगे तब भी वो 10 दे देगा उसमें से। अब इससे ज़्यादा हम आपको नहीं, लेकिन वो हम बताएंगे, समय आने दीजिए, ठीक। वो जीवन रक्षक दवाएं है, वो लास्ट में दी जाती हैं, शुरुआत में नहीं दी जाती किसी को, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आई? नहीं बाद में कहोगे पढ़ाओ काम का, है ना। चलो इतनी बात समझ में आ गई? इतने में कोई दिक्कत तो नहीं? चलो लिख लो जल्दी से। पहला संस्कार कौन सा? संस्कार बताओ सब लोग। अरे यार बताओ, हैं? सबसे पहला होता है गर्भाधान। लिख लो बगल में, गर्भाधान संस्कार। कहते हैं इन संस्कारों को जो व्यक्ति पालन करता है उसका जीवन सुखमय होता है। तो आप भी इनका पालन करिएगा और सुखमय बनाइएगा जीवन को, ठीक है। आजकल के ज़माने में करे जाते हैं लेकिन टूटे फूटे तरीके से करे जाते हैं, सिस्टम नहीं है, ठीक है। चलिए गर्भाधान संस्कार, इसकी विशेषता ये थी, कहते हैं कि ये संस्कार ऐसा होता है कि अगर इस संस्कार का पालन किया जाए तो आने वाले जो पुत्र होते हैं, पुत्रियां होती हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं। क्या होती हैं? अच्छी होती है। और अगर सही से पालन नहीं किया गया तो वो पुत्र पुत्री अच्छी भी नहीं हो सकती। कैसे? जैसे देखो, एक थे श्री रामचंद्र जी और एक थे दुर्योधन। फर्क था दोनों में, दोनों ही बड़े थे, दोनों ही सत्ता में सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन क्या था, एक के अंदर क्या था? त्यागने की क्षमता थी और एक के अंदर सिर्फ लेने की थी। तो बस यहीं पर एक जगह महाभारत हो गई और एक जगह रामायण हो गई। समझ गए बात को? चलिए, तो इसीलिए कहते हैं गर्भाधान संस्कार ऐसा संस्कार बनाया गया था, इस किताब में मेंशन कहा गया था। इसमें एक संस्कार कराया जाता है विद्वानों के द्वारा, और इसमें कहा जाता है कि जब विवाह हो जाए तो पति और पत्नी को खुश रहना चाहिए, अच्छे आचरण एक दूसरे से करने चाहिए, संस्कारी रहना चाहिए। उससे होता क्या है कि वही लक्षण उनके वाया क्रोमोसोम्स पहुंच जाते हैं कहाँ? उनके पुत्र में, और वो डोमिनेंट हो जाते हैं और जो उनका संतान होता है वो उसी तरीके का पैदा होता है। ऐसा किसने कहा गया था? गर्भाधान संस्कार। ये पहला संस्कार होता है। दूसरा संस्कार लिखो। दूसरा संस्कार कौन सा? कौन बताएगा? पुंसवन संस्कार। लिख लो, पुंसवन संस्कार। जो हम हिंदी में बता रहे हैं उसको नीले पेन से लिख लेना, तुमको जो है पता भी रहेगा इसके बारे में और तुम याद भी रखना। इतिहास में पढ़ोगे ही तो यहीं पर नहीं पढ़ लो, क्या दिक्कत है? पुंसवन संस्कार, ठीक है। पुंसवन संस्कार क्या होता है? पुंसवन संस्कार सुनो, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। कहते हैं कि जब गर्भ धारण हो जाता है, ठीक है, 2 माह का गर्भ होता है या 3 माह का गर्भ होता है, तो उस समय यह संस्कार कराया जाता है। और कहते हैं ये संस्कार जो होता है वो माता के लिए और उसके बच्चे के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, इसलिए ये संस्कार कराया जाता है। ऐसा वैदिक कालीन शिक्षा में माना जाता है। समझ रहे हैं बात को? और वैदिक कालीन शिक्षा का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ क्या है? मनुस्मृति। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा पुंसवन संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा समझ लो जैसे पुंसवन संस्कार में टेस्टोस्टेरोन बनाया जाता है। नहीं समझे? अरे कल बताया था ना, गोनैड ग्लैंड से 4 हार्मोन निकलते हैं। मेल में गोनैड ग्लैंड से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, फीमेल से 3 निकलते हैं, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। और मैंने बताया था एस्ट्रोजन क्या करता है?
ओवम के निर्माण में, ओव्यूलेशन में सहायक होता है। और टेस्टोस्टेरोन पूरे 9 माह तक बेबी को केयर करता है। समझ गए बात को, बताया था। तो वही समझ लो, पुंसवन संस्कार एज अ टेस्टोस्टेरोन। साइंस भी घुसेड़ लो, क्या दिक्कत है, पता होगी तो घुसेड़ोगे ना, बताया था उसके बाद भी। देखिए देखो भैया काहे के लिए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, पहले पूछ लें काहे की तैयारी के लिए आए हैं लोग, ठीक है। आ जाइए, इधर इधर से आ जाइए। अतिथि देवो भव। चलिए अच्छा आगे बढ़े। अतिथि का हमेशा सम्मान। आ जाइए, इधर से आ जाइए, इधर से है रास्ता, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 5-10 मिनट बैठ जाइए। टेट और सुपर टेट के लिए आए हैं, टेट के लिए आए हैं, आ जाइए बैठ जाइए इधर, लेकिन बैठ जाइए बैठ जाइए, अगर समय हो तो बैठ जाइए। क्वेरी के लिए आए हैं तो फिर मतलब बैच चल रहा है सुपर टेट का जी। सुबह 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 से चलता है 7:30 बजे से। हाँ सुपर टेट का ही है, ठीक है। और यदि समय हो तो बैठना चाहे बैठ जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अच्छा, पुंसवन संस्कार समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए पुंसवन संस्कार की बात करें आपसे तो अब आप समझ गए होंगे पुंसवन संस्कार क्या है, माता पिता की सुरक्षा के लिए कराया। तीसरा संस्कार कौन बताएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीमांतोन्नयन संस्कार। जल्दी लिखो, सीमांतोन्नयन संस्कार। संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमांतोन्नयन संस्कार। क्या होता है सीमांतोन्नयन संस्कार? सीमांतोन्नयन संस्कार बकायदा नोट्स में ही लिखिएगा अपना बना बना के। सीमांतोन्नयन संस्कार क्या है, ध्यान देना, कुछ नहीं होता सीमांतोन्नयन संस्कार में। कहते हैं कि गर्भावस्था में कुछ दोष आ जाते हैं, ठीक है, ऐसा वैदिक काल में माना जाता है। तो उन दोषों को हटाने के लिए क्या बनाया जाता है, सीमांतोन्नयन संस्कार। क्या लिख लो, गर्भदोष, गर्भदोष दूर कर दिए जाते हैं, सीमांतोन्नयन। चौथा जात कर्म संस्कार, लिख लो जात कर्म संस्कार। देखो जात कर्म संस्कार बिल्कुल सीमांतोन्नयन की तरह ही होता है, इसमें भी गर्भदोष से संबंधित ही बात होती है। और सुनो, लेकिन सीमांतोन्नयन में एक चीज और ऐड कर लेना कहना, जो हम लोग पढ़ते थे ना कि बच्चों पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, तो ये जो सीमांतोन्नयन संस्कार है इस बात को सिद्ध करता है। कहते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसकी वो स्थिति आ जाती है कि वो सीख सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि अभिमन्यु ने माता के गर्भ में ही बहुत सारी चीज़ें सीख ली, ठीक। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो माँ के गर्भ में ही सीख, जैसे शंकर भगवान ने बहुत सारी बातें बताई, तो बहुत सारी चीज़ें गणेश जी और क्या नाम था उनका, कार्तिकेय जी बहुत सी चीज़ें सुन लिए, वो सब जान गए। तो ये इसी को कहता है सीमांतोन्नयन संस्कार, यानी गर्भ में भी बच्चा अधिगम कर सकता है, ऐसा बोलता है सीमांतोन्नयन संस्कार। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर ये भी बोला जाता है कि अच्छा आचरण करिए, खूब अच्छा आचरण, खुश। गाँव में कहती नहीं है दादी लोग, बिटिया खुश रहना, परेशान ना रहना, ऐसा कहा जाता है इसलिए क्योंकि माता अगर खुश रहेगी तो उसका बच्चे का भी माहौल उसी तरीके का, वो भी कैसा होगा, स्वस्थ और खुशहाल होगा, ठीक। चलिए अगला संस्कार लिखिएगा, नामकरण संस्कार। कौन सा संस्कार, नामकरण संस्कार। लिखो, छठा है आपका नामकरण संस्कार। नाम आप सबके साथ हुआ है, नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार क्या कहता है, नाम रख दिया जाता है। ज्योतिष बुलाए जाते हैं, वो उस तरीके से अपना उनका ग्रह दशा देखते हैं, और ग्रह दशा देखने में जो भी नाम उसके लिए उत्तम होता है, जो उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके माता पिता के लिए अच्छा होता है, उसका जीवन बढ़िया महत्वपूर्ण बने, इसलिए उस आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। इसे बोलते हैं नामकरण संस्कार। समझ गए बात को। ये 11वें दिन पे कर दिया जाता है, लिख लेना चाहे तो 11वां दिन होता है, 11वें दिन पे पंडित जी को बुला के करा दिया जाता है, ठीक है। चलो अच्छा, उसके बाद नामकरण संस्कार के बाद होता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण, बुलेट ट्रेन की तरह चलो, निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं कि हमारी सृष्टि में प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत कौन है? अरे पीवीएस में क्वेश्चन आता था, पृथ्वी में ऊर्जा का स्रोत है तो क्या लगाते थे, सूर्य लगा देते थे।
तो सूर्य देवता और चंद्र देवता ही हमारी पृथ्वी के ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। तो इन दोनों की पूजा की जाती थी निष्क्रमण संस्कार में, और बच्चे को बाहर निकाला जाता था और 5 तत्वों से मिलाया जाता था। 5 तत्व कौन कौन से हैं जिसमें हमारा शरीर विलीन हो जाता है? कौन कौन? पानी, हवा, आग, मिट्टी, इन सब के दर्शन कराए जाते हैं, सूर्य देवता के दर्शन कराए जाते हैं और आशीर्वाद लिया जाता है कि आप इसके जीवन की रक्षा करिए। दैट इज निष्क्रमण संस्कार। समझ गए बात को? आशीर्वाद लिया जाता है। समझ गए? लिखना चाहो लिख लो, सूर्य देवता फलान सबसे आशीर्वाद दिया जाता है। क्लियर इतनी बात? चलिए अगला संस्कार हमारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका अन्नप्राशन। देखा होगा बच्चों का कराया जाता है, ठीक है। अन्नप्राशन संस्कार, ये भी एक संस्कार है। बच्चा अन्न ग्रहण करना शुरू, क्योंकि 5 माह आपने पता था कि बच्चा माँ के दूध पर आश्रित होता है, और माँ के दूध में क्या पाई जाती है? प्रोटीन। और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। लेकिन प्रोटीन से क्या मिलता है? अमोनिया, और अमोनिया होता है खतरनाक। तो अमोनिया को काहे में बदला जाता है? यूरिया में। अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? यकृत। सही बात है, लिवर। समझ गए? प्रश्न पूछा जाता है साइंस में। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अगला कौन सा संस्कार? कहाँ पहुंचे? कौन से संस्कार पहुंचे? कितने हो गए? 7 हो गए। चलो जल्दी लिखो। अगला कौन सा है? अन्नप्राशन हो गया। अन्नप्राशन के बाद अगला संस्कार हमारा जो है, लिखिएगा कौन सा संस्कार है? चूड़ा कर्म करा दोगे डायरेक्ट? तो मुंडन कौन कराएगा? हाँ, इसी को कहते हैं। चलिए मुंडन संस्कार या चूड़ा कर्म संस्कार। मुंडन संस्कार ये 11 दिन पे होता है, इससे पहले वाला जो बताया था, ठीक है। मुंडन तो ऑड नंबर पर होता है, या तो 1 साल में करा लीजिए, या 3 साल में करा लीजिए, या 5 साल में, या फिर 7 साल में। समझ गए? लेकिन कराना जरूरी होता है। बोलते हैं कि शुरुआत के जो बाल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए, नहीं तो अथर्ववेद वाले उसका बैड यूज कर लेते हैं। अब बहुत समय समझ में, अथर्ववेद वालों से क्या संबंध है? अरे जादू टोना टटका से संबंधित कौन सा वेद है? अथर्ववेद। और अथर्ववेद वाले ऐसे बच्चों को ढूंढते रहते हैं। समझ गए बात को? इसलिए मुंडन अति आवश्यक है सही समय पर, ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे? चूड़ा कर्म संस्कार, या फिर लिख लीजिएगा मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार या चूड़ा कर्म संस्कार, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है कौन सा संस्कार? कर्ण संस्कार, कर्ण भेद, ठीक। कान को छेद दिया जाता है। ये लिखेगा 5 वर्ष की उम्र में कभी भी, लिख लो 5 माह से लेकर 5 वर्ष, इसी को बोलते हैं हम लोग कर्ण भेदन संस्कार या छेदन संस्कार। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और लिखो संस्कार, ठीक है। और याद कर लेना बच्चा, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये। एक पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पर इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, एक आदर्श शिक्षक के तौर पे, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपके ज्ञान में वृद्धि करती हैं, ठीक है। चलिए ये हमेशा स्थायी रहती हैं, करंट की तरह बदल नहीं जाती हैं, इसलिए इनको तो ज़रूर पढ़ के जाना। कर्ण भेदन संस्कार 5 माह से 5 वर्ष तक कभी भी कर सकते हैं। कान को छेदा जाता है, और ऐसी मान्यता है कि कान छेदने के बाद जो सूर्य की किरण अगर कान के आर पार से निकल जाती है तो कहते हैं कि बुद्धि और शक्ति ये सब तो ऊपर वाले संस्कार से भी बढ़ता है और इससे भी बढ़ता है। समझ गए? इंसान की अच्छी तरक्की के लिए। चलिए कर्ण भेदन संस्कार। उसके बाद कौन सा संस्कार बताओ? कि उपनयन संस्कार। हाँ, विद्या आरंभ संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार। और जानते हो इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा संस्कार हमने दूसरा संस्कार कौन सा है? चलो हाँ, इसके बाद आएगा उपनयन संस्कार। लिखिए विद्या आरंभ संस्कार, लिख लिया। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला संस्कार जो है आपका, अगला संस्कार आपका विद्या आरंभ संस्कार। समझ रहे हो? शुरुआत में कराया जाता है विद्या आरंभ, बताया था ना उसमें विद्या आरंभ करने के लिए। अरे भैया जब वहाँ भेजते हैं हम लोग, कहाँ भेजते हैं? गुरुकुल भेजते हैं। तो विद्या आरंभ संस्कार और स्लेट पूजा होती थी, अभी भी होती है स्लेट पूजा, वही है विद्या आरंभ संस्कार। अगला लिखिएगा उपनयन संस्कार,
देखो, उप मतलब गुरु, नयन मतलब करीब। गुरु के करीब शिक्षा ही क्या कहलाती है? गुरुकुल में कौन सा संस्कार होता है? यही होता है। एक नंबर पूछा जाता है कि गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए कौन सा संस्कार कराया जाता है? उपनयन संस्कार। लिख लो, उपनयन संस्कार। ठीक है, अगला संस्कार, अगला संस्कार उपनयन के बाद कौन सा संस्कार? जैसे ही उपनयन संस्कार होता है वैसे टकला बनवा दिया जाता है, केशांत संस्कार। केशांत संस्कार। कितने संस्कार हो गए हैं? 12 हुए होंगे अभी, 12 केशांत संस्कार। ठीक है, और जैसे ही हम लोग शिक्षा ग्रहण कर लेता है, बाल कटवा के अपने, अरे बौद्ध धर्म पढ़ोगे तब बताएंगे, भिक्ष जो हम लोग वहां पे होता है ना प्रवज्जा संस्कार, प्रवज्जा संस्कार के बाद ही तो सामनेर नहीं पढ़े हो, चलो नहीं पढ़े हो, पढ़ाएंगे आगे। केशांत के बाद है समापवर्तन संस्कार। समापवर्तन संस्कार जो आजकल दीक्षांत समारोह के नाम से फेमस है। दीक्षांत समारोह होता है ना यूनिवर्सिटी में, फेवरेल, समझ गए? समापवर्तन संस्कार मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलो, अब इसके बाद आपके लिए भी उपयोगी है जो संस्कार है। ठीक है, जिनका हो गया है उनका तो पता नहीं। नाम है उस संस्कार का विवाह संस्कार। विवाह संस्कार। जिनका हो गया है पता नहीं संस्कार से क्या मिला, जिनका नहीं हुआ है उनको बहुत उम्मीदें हैं इस संस्कार से। उनको लगता है कि संस्कार से जीवन बदल जाएगा, लेकिन आज के ज़माने में ये संस्कार बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि इसके लिए टारगेट सिद्ध किया जाता है, जॉब। ठीक है, और तभी आपका विवाह होगा। कौन सा? ब्रह्म विवाह। जब आप ये टारगेट अचीव करेंगे तब क्या होगा? विवाह होगा। अदरवाइज विवाह होगा किसी का विवाह हो जाता है? विवाह बिना नौकरी विवाह हो रहा है आज की डेट में? नहीं हो रहा। खैर छोड़िए, तो जल्दी से नौकरी करिए और फिर क्या करिए? विवाह। ठीक है, विवाह भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। किसने बताया था? अब्राहम मैस्लो ने मांग के सिद्धांत में 5 मांग में से एक मांग थी उनकी सामाजिक आवश्यकता की। और सामाजिक आवश्यकता हमारी 2 ही हैं बची। कहाँ बची हैं? एक रोजगार हो जाए और एक विवाह हो जाए। पहले के ज़माने में क्या होता था? पहले के ज़माने में ऐसे ही शादी हो जाती थी। हम लोग मम्मी पापा की शादी ऐसे ही हो गई। याद करो, मम्मी बतियाती नहीं थी, जब से ये बिटिया आई है तब से सब कुछ हो गया। नहीं, पहले कुछ नहीं रहा। इनके पापा फटाई साइकिल से चलत रहे, चप्पल पहन के। और जैसे बिटिया आई है तब से देखो बिल्कुल वुडलैंड का जूता है और सफारी खड़ी है, 3-3 गाड़ी, पूरा शहर में मकान बनवा लिया। नहीं, गाँव में बड़ा छरछन था, देवरानी बड़ा परेशान करती थी, मार छरछन फुरफुंद होता रहता था। अब बड़ा सुकून है। और जैसे चुन्नू आया तब से तो फिर बहुत तरक्की हो गई। ऐसा सुनते हो? ऐसा लक माना जाता है। विवाह संस्कार ये होते हैं, समझ। बहुत लोगों का भाग्य बदल जाता है भाई विवाह के बाद। विवाह के बाद नौकरी, विवाह से पहले झोला जंगल। ठीक, अब सुनो, विवाह तो, लेकिन समस्या ये है 2022 की कि विवाह होगा कैसे? अब आप तो जॉब होनी चाहिए, जॉब होगा नहीं तो चुन्नू मुन्नू, जॉब होगा नहीं, विवाह होगा नहीं, विवाह होगा नहीं, चुन्नू मुन्नू आएंगे नहीं, चुन्नू मुन्नू आएंगे नहीं तो नौकरी लगेगी नहीं। तो सोचना चाहिए थोड़ा सा, है ना, इस विषय में। बेरोजगार की शादी करो, दोनों लोग बीएड और टेट पास हों, सुपर टेट पास हों, विवाह करो, देखो तुरंत वैकेंसी आएगी, दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा एक ही विद्यालय में, ताबड़तोड़, दोनों जने सफारी से। ऐसा बदलाव हो सकता है, लेकिन एक बार प्रयास किया जाए, शायद कुछ चेंजेस आ जाए, है ना। चलो, इसे बोलते हैं विवाह संस्कार। सुनो मेरी बात ध्यान से। विवाह संस्कार भी एक ऐसा संस्कार होता है जिसमें क्या होता है? विवाह संस्कार का मतलब होता है एक वर जो होता है वधू को अपने घर लाएगा। समझ गए बात को? इसके जस्ट बाद एक और संस्कार होता है। ये कौन से नंबर संस्कार है? गिनती बताओ। 12, 13, ये 14 है। 14वां संस्कार है। और इसी संस्कार में जब तय हो जाता है कि वधू को लाएगा, मतलब समझ लो जैसे घर में कहीं अब लड़का बड़ा हो गया, शादी करनी है, तुरंत ये संस्कार कराओ, यानी अब संस्कार हो गया है, अब लड़का वधू को ला सकता है। बहुत संस्कार हैं पहले ज़माने में। ये ज़माना हम लोगों के टाइम में होना चाहिए था। ठीक है, तब ज़्यादा अच्छा रहता है। तुरंत संस्कार होगा, जैसे ही संस्कार होगा वैसे ही तत्काल उसका क्या होगा? लिखो, विवाह अग्नि संस्कार। अगला 15वां संस्कार, विवाह अग्नि संस्कार। लिखो बेटा, विवाह अग्नि संस्कार।
विवाह अग्नि संस्कार बहुत खतरनाक है, ध्यान देना। देखो याद करो, जब रात में शादी होती है मंगलम भगवान विष्णु करके फेरा डलवाया जाता है, याद है? फेरा मतलब परिक्रमण, अग्नि का परिक्रमण, और वहां पे परिभ्रमण भी होता है, दोनों चीज होती है। पहले याद करो 7 बार वही घूमत है, फिर 7 बार वही घूमत है, फिर वही के बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि लड़की वही खड़ी रहती है, लड़के से कहते हैं भूल जाओ घूम घूम, दैट इज परिभ्रमण। तो सोचो विवाह में कितनी बड़ी सीख मिलती है, परिक्रमण की घटना भी होती है और परिभ्रमण भी होता है। तो परिक्रमण अग्नि के चारों ओर घूमना ही क्या कहलाता है, समझ गए? ये कहलाता है। अब सुनो, ये जो अग्नि होती है जिसमें फेरे पड़ते हैं, अब पता नहीं आज के जमाने में होता है कि नहीं होता है, उस जमाने में क्या होता था, इस अग्नि को विवाह के टाइम बाद सुबह जब विदाई होती थी इसको घर लेके जाते थे दाम्पत्य लोग, यानी वधू और वधुआइन। वधुआइन का मतलब, अरे वधुआइन लगवा दो, आइन का मतलब जो होता है, ये भी केमिस्ट्री का मतलब समझ लो, ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्डेड कनेक्शन है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इन आइन आइन, समझ लो। अब साइंस, अब बाकी हिस्ट्री जोग्राफी समझ ना पाओ तो ही है, ठीक है, काया बड़बड़ा रहे हैं। कहने का मतलब है जब विवाह हो जाता था तो ये अग्नि को लेकर अपने घर जाते थे विदाई के बाद, और इस अग्नि को स्थापित करते थे और इसकी पूजा करते थे। और कहते हैं जब इंसान मरता था, अंतिम संस्कार, अंत्योष्ठि संस्कार, और कहते हैं तब इसी आग की राख को जला के घर से ही ले जाया जाता था, और वहाँ पर सैया पे लिटा के और इसको भी डाल के अग्नि दे दी जाती थी, और यहीं पर हवन हो जाता था इसी आग की वजह से, और उसको मुक्ति मिल जाती थी। दैट इज 16 संस्कार। इनको अपने जीवन में जो अपनाते हैं वो सुखी रहते हैं, ऐसा इस काल के लोगों का मानना था। इतना है, समझ गए बात को? क्लियर? चलो, ये हैं आपके सारे संस्कार, और इन्हीं का प्रयोग किया जाता था वैदिक कालीन शिक्षा में। तो मैंने सबसे पहले बताया चूड़ा कर्म संस्कार। चलो अच्छा, अब ध्यान दो, इसी के बाद होता था उपनयन संस्कार। अब आ जाओ वापस, उसको डब्बे में बंद कर लो, अब आ जाओ वैदिक कालीन शिक्षा पे। उपनयन संस्कार, बस खत्म, छोड़ने वाला। उपनयन संस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपनयन संस्कार, उप का मतलब गुरु, नयन का मतलब करीब, ठीक है, गुरु के करीब, लिख लो, कभी कभी आ जाता है। गुरु के करीब जाने, गुरु के करीब निकट बैठ के शिक्षा ग्रहण करने को क्या कहते हैं? उपनयन संस्कार, ठीक है। उपनयन संस्कार, गुरु के करीब, गुरु के करीब जब रहता है शिष्य तो उसे कहते हैं उपनयन संस्कार। दूसरी बात, गुरुकुल में शिक्षा का माध्यम कैसा होता था? संस्कृत, ठीक है, ठीक। जैसे ही किसी बच्चे का उपनयन संस्कार होता था उसे द्विज की व्याख्या दी जाती थी, द्विज कहा जाता था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि उपनयन संस्कार के बाद वैदिक कालीन शिक्षा में बच्चे को क्या कहा जाता था? द्विज के नाम से। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वैदिक कालीन, चाहे गुरुकुल से है, चाहे आपका मुस्लिम मकतब मदरसा से आ जाए, और चाहे मठ और बौद्ध कालीन और जैन कालीन शिक्षा से आ जाए, समकालीन शिक्षा थी दोनों, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, आ सकते हैं प्रश्न। द्विज कहते थे, ठीक है, यही आएगा पेपर में। पूरा नहीं बताऊंगा आपको, पूरा बताने का समय भी नहीं है, उतना लिखने का कोई मतलब नहीं। इतनी बात समझ में आई? अब जरा समझो, यहाँ पर एक कुरीति, कुरीति ये थी कि वैदिक कालीन शिक्षा में भी शिक्षा केवल 3 विशेष धर्म के लोगों को दी जाती थी। सबसे पहला था ब्राह्मण, दूसरे थे क्षत्रिय, तीसरे थे शूद्र, नहीं वैश्य, और शूद्र को बाहर रखा गया था, ये जिनको हम लोग दलित कहते हैं आज की डेट में, दलित समुदाय। अब ये विडंबना थी, ये कुरीति थी, इन्हीं को अंग्रेजों ने पकड़ लिया, यही बस अंग्रेज फायदा उठा लेगा, ठीक। तो ये दी जाती थी। तो कभी कभी बच्चा इसमें उम्र पूछ लेता है, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है, हमेशा तो नहीं पूछता, और कभी कभी ये पूछ लेता है कि बताओ भैया कि इनकी उम्र क्या थी, और पूछ लेता है कि सामवेद ऋग्वेद का अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है, ठीक है, सामवेद के अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है, तीनों वेद के अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है, चौरों वेद के अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है, बीएड वाले जल्दी से बताओ, आदित्य कहा जाता है, ठीक। तो जल्दी से लिख लो, वेद कितने थे, उम्र लिख लो, 8 वर्ष में ही उपनयन संस्कार किया जाता था, लिख लो। ब्राह्मण का संस्कार 8 वर्ष में ही कर दिया जाता था, ब्राह्मणों को इतना जल्दी उनको संस्कार दिया जाता था। क्षत्रियों को
10 वर्ष, वैश्य को 12 वर्ष, 2-2 वर्ष का गैप था। उपनयन संस्कार इन्हीं वर्षों में शुरू होता था इन जातियों का, ठीक है। चलिए, धर्म वेद कितने थे? वेद लिख लो, 4 वेद थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला लिख लो ऋग्वेद, आज हमने लिखो ऋग्वेद, वेद, वेद हेडिंग डालो नीचे, वेद, सब नोट डाल डाल के लिखते रहो, गोला मार मार के, ठीक है। वेद, अच्छा बहुत लोग सोच रहे हैं है नहीं लिखा रहे हैं ये, ठीक है। 4 वेद होते हैं, डंडा खींचो तब आत्मक शांति मिले, ऐसा तो नहीं कोई बैठा है। देखो जितने भी कंटेंट बोल रहा हूँ ये महत्वपूर्ण है, ये पेपर में आएंगे। और ऐसा तो है नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में, सब पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं बताए भाई, नए लोग बताएं कुछ पढ़ रहा है। मैम आप लोगों के पल्ले पढ़ रहा है थोड़ा बहुत, चलिए बस ठीक है। वेद, फालतू चीज़ एक भी नहीं बता रहा हूँ, सब चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। वेद, वेद क्या है? 4 है, ऋग्वेद और अच्छा इतने ही हैं, 4 है ना, लिख लो। चारों वेदों में जो लोग चारों वेदों की शिक्षा ग्रहण करते थे उनको आदित्य बोलते थे, आदित्य, ठीक है। जो भी इस उम्र के लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते थे उपनयन संस्कार में, वैदिक कालीन शिक्षा में, उनको गुरुकुल में संस्कृत में चारों वेदों का जब ज्ञान होता था तो आदित्य कहा जाता था, ठीक है। और जो पहले ही ग्रंथ को ग्रहण करता था उसको क्या कहते थे? स्नातक। सोचो, स्नातक आज नहीं आया है, पुरातन जमाने से चला आ रहा है, ठीक है ना, पुरातन। और जो लोग दूसरी वेद की शिक्षा ग्रहण करते थे उसको क्या कहते थे? 2, 3, 4 क्या बोलते थे? वसु बोलते थे, वसु, ठीक है। और जो लोग तीसरे भी वेद को ग्रहण कर लेते थे उन्हें क्या बोलते थे? रुद्र बोलते थे। शंकर भगवान का नाम भी है रुद्र, ठीक है। ये बच्चा याद कर लेना, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि नौकरी एक बार लेनी है, छोड़ना कुछ नहीं। जब हमें पता है कि ये क्वेश्चन वो वैदिक कालीन से देगा तो काहे छोड़ें। जब हमको टॉपिक मालूम है कि क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा पेपर में, हम आपको वो जोन भी बता देंगे कहाँ से क्वेश्चन संभावित है, इसलिए छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना सब है। रुद्र वसु ये याद कर लेना, कल सुनूंगा मैं, ठीक है। ये उम्र पूछी जाती है लेकिन उम्र आएगी नहीं पेपर में, फालतू में नोट्स बढ़ाने कोई मतलब नहीं, ठीक। 12, 24, 36, 48, 12, 24, 36, समझ गया ना, 12, 24, 36, 48। विदाई समारोह 12 साल बाद ही छोड़ा जाता है, 12, 24, 36, 48, यानी 48 साल तक तुम खाली वेदों का ही ज्ञान प्राप्त करोगे तो जिंदगी कब जियोगे, समझ रहे हो। पता आज के ज़माने में अगर ये 4 वेद हम लोग ज्ञान अर्जित करें, पता यही अंतिम संस्कार हो जाएगा बाहर निकलने से। छोटी सी जिंदगी है, 50-60 साल आदमी जीता है केवल, है कि नहीं। 30 साल हो ही गए हैं, अब बस बीपी और शुगर का इंतजार करो, खाली मधुमेह, ज़्यादा ना शक्कर खाया करो, क्या हो जाएगा? मधुमेह। चलिए, द्विज, समझ गए इतनी बात को, क्लियर। अब सुनो, उस जमाने में भी दंड दिया जाता था, कौन बच्चा बताएगा दंड का नाम क्या था? 3 महीने तक गुरुजी खाना नहीं देते थे, या कहते थे एक टाइम का खाना खाओ। हाँ बताओ। उद्दलत, उद्दलत लिख लो, उद्दलत ये एक दंड होता था वैदिक कालीन शिक्षा में जो गुरु के द्वारा दिया जाता था। उद्दलत, समझ गए? उद्दलत संस्कार, ठीक है, उद्दलत संस्कार। उद्दलत संस्कार जो कि आपके उसमें दिया था। उसके बाद उद्दलत संस्कार के बाद जैसे ही 12 वर्ष की शिक्षा ग्रहण हो जाती थी, यानी पहला वेद ऋग्वेद आप ग्रहण, अच्छा ऋग्वेद के आगे लिख लेना, ज्योतिषी शिक्षा पूछा जाता है। ज्योतिषी शिक्षा के लिए कौन सा वेद उत्तरदायी होता है? ऋग्वेद। और जादू टोना तंत्र मंत्र के लिए अथर्ववेद। ये 2 क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा और बचा है, समापवर्तन आज के लिए यहीं तक रखते हैं। भैया बैठे हैं, अभी आगे है थोड़ा सा और है, अभी इसमें हमको बहुत सारी चीजें बतानी है, ठीक। दूसरी चीज, सुबह 4 बजे उठना होता था, ठीक। गुरु माता का सुबह से लेकर शाम तक हाथ बटाना पड़ता था। हम बहुत शॉर्ट में सारी चीजें बता देंगे पूरा वैदिक, कल इसको और आगे कंटिन्यू, ठीक। लास्ट में समापवर्तन संस्कार होता है, ठीक। और समापवर्तन, अच्छा सुनो, यही वो गुरुकुल है जहां से गुरुकुल नायक की भूमिका शुरू हुई। गुरुकुल आज जो मॉनिटर बनाया जाता है ना क्लास में, वो यही की देन है।
तो जो कितना अंग्रेजों ने हम लोगों की चीज़ें चुराई हैं। जो क्लास में मॉनिटर है वो मॉनिटर उन्होंने नहीं दिया है, ये हमारी देन है, हमारी शिक्षा पद्धति है। मॉनिटर जैसे जब गुरुजी किसी राजा के यहाँ चले जाते थे अपना गुरुकुल छोड़ के, तो उसमें कौन संभालेगा? तो एक होनहार बच्चा ही वहाँ की कमांड संभालता था, जिसे हम लोग क्या बोलते थे? नायक। तो गुरु नायक यानी मॉनिटर इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 4 बजे उठना पड़ता था गुरुकुल में। कितने बजे? 4 बजे प्रातः, गुरु से पहले, और दिन भर गुरु माता का हाथ बटाना पड़ता था। समझ गए बात को? चलिए आगे दीक्षांत समारोह होगा और समापवर्तन संस्कार होगा। अभी है करीब 5-6 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, अभी यही रोकते हैं, फिर कल मुलाकात होगी, ठीक है। चलिए अब क्लासें मिस मत करिएगा, हम ताबड़तोड़ चलेंगे ताकि अब आपका जो है खींच डाले इधर शिक्षण कौशल। मनोविज्ञान भी शुरू करेंगे, क्योंकि मनोविज्ञान भी पढ़ाना तो पड़ेगा ही भाई, ज़्यादातर क्वेश्चन मनोविज्ञान के ही आते हैं आपके 30 में, ठीक है, तो उसको भी पढ़ाएंगे आपको। आज के लिए इतना ही।